उसने बनाया हमें एक समान, फिर भी क्यों ना समझे हमें कोई समान। बहुत हिम्मत की है, बहुत हमने स्ट्रगल की है, पहाड़ सी कर दी है जिंदगी और करते हो अत्याचार, पर बहुत हुआ ये सब, अब नहीं सहेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे और लड़ेंगे। और अब जागी है नई चेतना, और नई चेतना नाम है उस पहल का जिसे शुरू किया था 25 नवंबर 2022 से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। आखिरकार ये पहल क्या है? ये पहल है जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ एक मुहिम। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अत्यधिक प्रयास किए गए हैं। इनके परिणाम स्वरूप महिलाओं के आत्मविश्वास व आत्मबल में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। परंतु आज भी महिलाओं को अपनी आत्मनिर्भरता के लिए कई भेदभावों का सामना करना पड़ रहा है। NRLM जेंडर एकीकरण में हस्तक्षेप कर उनसे जुड़ी कार्रवाई करता है। NRLM जेंडर जस्टिस सेंटर के द्वारा इन महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत करवाता है। उन पर हो रही हर प्रकार की हिंसा को पंचायत व ब्लॉक स्तर पर संबोधित करता है। NRLM की इस पहल से आज महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से सशक्त हो रही हैं। तो डे NRLM कार्यक्रम में आखिरकार जेंडर को कैसे इंटीग्रेट किया गया है, नई चेतना पहल किन बात पर बल देती है, इस विषय पर बातचीत के लिए आज डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जेंडर चैंपियंस मौजूद हैं। स्वागत कीजिए सुधा कुमारी जी का। नमस्कार। आप बिहार से आती हैं, कैसा रहा छठ का पर्व? बहुत अच्छा रहा। हमारे यहाँ बिहार छठ पर्व अच्छे से मनाया गया खुशियों के साथ जी। और हमारे साथ ललिता कुमारी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ललिता जी, आप झारखंड से आती हैं। जोहार 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 जी। और हमारे साथ हैं स्मृति शरण जी, आपका भी स्वागत है। आप है जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जी। स्मृति जी, 21वीं सदी है और 21वीं सदी में भी महिलाओं को अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमने जमीनी तौर पे ये जाना कि महिलाओं के साथ अभी भी भेदभाव और अत्याचार होता है, इसलिए हमने पिछले साल से एक नई चेतना शुरू की है, जो कि हमने पिछले साल लॉन्च किया था और इस साल उसका दूसरा है। तो नई चेतना 2.0 है, जिसमें हम महिलाओं को उनके अधिकार और उनके लिए जो हमने फैसिलिटीज मुहैया कराई है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना जी। और ये 25 नवंबर इसलिए चुना क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र का इंटरनेशनल डे टू एलिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट। तो ये भारत और ये एक पूरा ग्लोबल कंसर्न ही है। जी हाँ, ये पूरा ग्लोबल कंसर्न है। फर्क देश से देश में है कि कहाँ महिलाएं कितना बोल पाती हैं और उनको हम कितना सहायता करते हैं उस बात को आगे आके कहने के लिए। मैं आपको एक आंकड़ा दूंगी जो कि बहुत ही कष्टकारी है मेरे लिए एक महिला होने के नाते। 77% जेंडर बेस्ड हिंसा हमारे देश में रिपोर्ट तक नहीं की जाती है। तो ऐसे हालात में ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब बोलें, और हमसे ज़्यादा जो हमारी ताकत है वो हमारी ये गांव की स्वयं सहायता समूह की दीदियां, जिन्होंने इस कॉज को चैंपियंस की तरह आगे बढ़ाया है। जी सुधा तो दीदी, इनको शत-शत नमन है। आपको नमन है। तो सुधा दीदी, ये बताइए, आप फील्ड पे काम करती हैं, बिहार के पटना से आप आती हैं, तो क्या काम करती हैं, क्या संवाद रहता है जेंडर को लेकर? मैं फील्ड में जेंडर को लेकर सभी को समझाती हूँ कि जो आज भी हमारे यहाँ 50% आरक्षण महिलाओं को दी गई है, लेकिन वो अपने अधिकारों को अभी भी नहीं पहचान पा रही हैं। अगर बात करें पंचायती राज की, तो वहाँ पे भी मुखिया सदस्य हमारी समूह की दीदियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी उनके बदले उनके घर के लोग कार्य करते हैं। ये सोचती हैं कि नहीं, हम उस काम को नहीं कर सकते हैं, या किसी तरह से उनको घर में दबाने की भी कोशिश की जाती है कि तुम घर में खाना बनाओ, ये सब करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों को देखे, वहीं तक सीमित रहने का भी प्रयास किया जाता है कि वो घर तक ही सीमित रहे। तो उनको आगे बढ़कर अपने अधिकारों को लेना होगा, समझना होगा। तो हम लोग जेंडर के तहत उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं दीदियों को कि दीदी नहीं, अपने अधिकारों को समझो और आगे बढ़ो जी। ऐसा नहीं कि अपने अधिकारों को छोड़ दो कि नहीं हम तो यहीं तक सीमित रहेंगे। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप दोनों। और ललिता जी, आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम किसी को समझाने की बात करते हैं, हम किसी को समझा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, बहुत मुश्किल होता है, तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियां रहती हैं उस समय?
जैसे कि हम लोग ये जो जेंडर कैंपेनिंग करते हैं उस वक्त हम लोग जैसे एसएचजी की दीदी समूह की दीदियों के साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ स्वाभाविक रूप से उनसे हम आपसी बात कर लेते हैं। लेकिन जो पुरुष वर्ग है उनसे हम बात करना थोड़ा सा बहुत कठिन होता है, उनके सामने हम लोगों को बात रखना। अगर हम किसी दीदियों को अगर समझाते हैं इस बारे में कि ये एक जेंडर मुद्दा है, इस पर हमको बराबरी का अधिकार दिलाना, दीदियां तो समझ जाती है, लेकिन जो पुरुष वर्ग है वो समझते नहीं है और फिर इतना प्रभावशाली हो जाते हैं जिसके वजह से फिर दीदियों के साथ घर पे जाकर हिंसा होने लगता है, या फिर वो दीदी जो आई हुई है वो आपको गलत दिशा दिखा रही है और उसकी वजह से फिर हम लोगों को उस जगह आना जाना में बहुत परेशानियां होती है और लोगों के बीच में गाली गलौज या फिर धमकी भरा शब्द हम लोगों को सुनना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात है, कम से कम जेंडर संवाद हो रहा है। लेकिन जैसे दोनों सुधा कुमारी जी और ललिता देवी जी ने कहा, समूह की बात की, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह भारत में कितने हैं और आपने इनका प्रभाव कैसे देखा है? तो आपको ये जान के बहुत हर्ष होगा और आपके माध्यम से मैं देश को भी ये बताना चाहती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था कि 10 करोड़ महिलाओं को हम स्वयं सहायता समूह के फोल्ड में जोड़ेंगे और वो बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। आई एम श्योर जिसका कि हम बहुत ही धूमधाम से उसको मनाएंगे और करीब 88 से 89 लाख लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ चुके हैं। और ये ही समूह की ही ताकत है जो हमें आगे बढ़ाती है। और जो हमारी दीदियों ने बोला कि पुरुषों को बताने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए हमने जेंडर रिसोर्स सेंटर्स की स्थापना की है जो कि ब्लॉक लेवल पे, जहाँ पे महिला आके बता सकती है कि उसके साथ हिंसा हुई, उसको आने जाने में बाधा हो रही है, और उसके बाद हमारी 8 से 9 पार्टनर मिनिस्ट्रीज मिल करके हम वहाँ पे सहायता और आगे का रास्ता दिखाते हैं। तो ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रूप से हम स्वयं सहायता समूह के साथ काम कर रहे हैं। आइए इस फिल्म के माध्यम से भी जानते हैं कि जब हम दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात करते हैं तो आखिरकार इस कार्यक्रम में जेंडर को कैसे इंटीग्रेट किया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के किस्से अक्सर हमारे सामने आते हैं। इसका अंत करने के लिए पूरे समाज की सोच को बदलना बहुत जरूरी है। भारत में हर 3 में से 1 महिला शारीरिक या यौन हिंसा से पीड़ित है। सिर्फ यही नहीं, महिलाओं की लड़ाई पुरुषवादी समाज में फैले भेदभाव से भी है। हिंसा और भेदभाव के मामलों के समाधान में हमारे समूह की महिलाओं की काफी अहम भूमिका है। हिंसा के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या यौन हिंसा। इसे रोकने के लिए महिलाओं को अपने हक की जानकारी और सरकारी तरीकों से वाकिफ होने के साथ साथ महिलाओं को SHG में जेंडर रिसोर्स सेंटर, जेंडर फोरम, CLF सोशल एक्शन कमेटी, पंचायत स्तर पर जेंडर फोरम, विलेज ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्शन कमेटी, जेंडर पॉइंट पर्सन का भी सहयोग मिलता है। जेंडर रिसोर्स सेंटर घरेलू हिंसा, बाल विवाह, मानव तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या और नागरिक सेवाओं पर भी काम करता है। NRLM की निरंतर कोशिश है कि महिलाओं की समस्याओं को पहचाना जाए और उन्हें अपने हक की आवाज उठाने का साधन मिले। NRLM महिलाओं सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अधिकारों की अगर बात करें तो 6 अधिकार हैं, जिसमें पहला है राइट टू फ्रीडम, दूसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के खिलाफ आपका अधिकार। और ये जो जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसके साथ हमें कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं जो हमें पालन करना चाहिए। बिल्कुल, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कुल मिलाकर 6 फंडामेंटल राइट, और आपने बिल्कुल सही कहा कि कर्तव्यों में हम इनका पालन करें और राष्ट्र सेवा के लिए, निर्माण के लिए अपना योगदान दें। तो उसमें कर्तव्यों में कि कोई भेदभाव भी ना हो। तो सॉल्यूशंस क्या हैं, और 1 साल का जो सफर रहा नई चेतना का, कितनी प्रगति हुई? जो पहले तो सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो सॉल्यूशंस हम सबके बीच से ही आएंगे। मेरी माँ मुझे हमेशा कहा करती थी कि घर में बेटियों को तो हम संस्कार देते ही हैं, यदि हम अपने
बेटों को भी बचपन से ही ऐसा बड़ा करें कि समानता है, तो हम आने वाले समय में एक ऐसी पीढ़ी खड़ी करेंगे जो कि वाकई बराबर सोचती है और बराबर समझती है। जी। तो पहल तो हर परिवार, हर माँ से शुरू होती है, घर के हर सदस्य और मुखिया से शुरू होती है, और उसके बाद जो हमारे स्वयं सहायता समूह के जो दीदियां हैं वो तो खैर इसका बहुत ही प्रचार प्रसार कर रही हैं। जी। उसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि पिछले 1 साल में हमने बहुत काम किया है, और जिससे कि हमें एक उत्साह मिलता है वो ये है कि 1 साल के कार्यक्रम के बाद 45% स्वयं सहायता की दीदियों ने आके बोला कि यदि उन पे कोई हिंसा होगी या भेदभाव होगा या उनकी घर की बेटी या किसी के साथ कोई अत्याचार होगा तो वो जेंडर रिसोर्स सेंटर आएंगे। यदि 1 साल में हमारे असेसमेंट में हमने ये प्रगति की है तो ये जो पहल बदलाव की ईयर 2.0 है, आप समझ सकते हैं उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो हमारे मन में बहुत हर्ष और बहुत इंथ्यूजियाज्म है इस कार्यक्रम को लेके। जी, ये जो नई चेतना जगाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो कितना फर्क महसूस कर रहे हैं आप? क्या महिलाओं को किस तरीके का लाभ मिल रहा है इसके बाद? आपसे शुरू करते हैं। महिलाओं को तो पहले वो हमारे जेंडर रिसोर्स सेंटर नहीं आया करती थी। मेरे बिहार में इनसे दीदी अधिकार केंद्र बोला जाता है। वहाँ पे महिलाएं पहले जागरूक नहीं थी तो उतना पहले अपनी समस्याओं को नहीं बता पाती थी, लेकिन हमारे यहाँ दीदी अधिकार केंद्र खोलने से बहुत उनमें बदलाव भी आया है और अपनी समस्याओं को लेकर हमारे जेंडर रिसोर्स सेंटर में आती हैं। वहाँ से उनको परामर्श दिया जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान भी बताया जाता है। वहाँ पे समस्याओं का समाधान नहीं होती है तो उसे आगे हम लोग रेफ़र करते हैं। जैसा कि हमारे क्लस्टर लेवल पे भी एक दीदी अधिकार केंद्र खोला गया और पंचायत लेवल पे भी पंचायत फोरम का गठन किया गया है और हमारे ब्लॉक स्तर पे भी ब्लॉक लेवल का फोरम गठन किया गया है, जहाँ पे कि कोई भी समस्या आती है तो वो समस्या पंचायत की ही होती है। वहाँ पे पंचायत के सभी पंचायती राज के लोग रहते हैं, वहाँ पे समस्याओं का समाधान करने में सहयोग करते हैं। तो जिनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है, क्या आगे चल के वो भी आपके साथ जुड़ती हैं, वो भी सहयोग करती हैं इस मिशन में? जी बिल्कुल। हाँ, हम लोग अगर मान लीजिए अगर ऐसी कोई दीदियाँ हैं जो SHG से नहीं जुड़ी है, बहुत ऐसे होते हैं जो हिंसा से प्रभावित रहते हैं, वो खुल के बात नहीं कर पाती है, घर से नहीं निकलती है, तो उन दीदियों को पहले तो हम लोग समूह से जोड़ते हैं और समूह से जोड़ने के बाद हम लोग उनको आजीविका के स्रोत से भी जोड़ते हैं ताकि दीदी अपने आप आत्मनिर्भर हो सके और एक पहचान बना सके। तो ये पहल हम लोग जो हमारा आजीविका न्याय सलाह केंद्र है उसके माध्यम से हम दीदी तो महिलाएं कौन सा काम करती हैं? झारखंड के जिलों की बात करें, आजीविका के कौन कौन से साधन हैं? आजीविका साधन जैसे हमारे यहाँ तो कृषि का जो है ज़्यादा स्रोत है, कृषि पर ज़्यादा निर्भर रहती है, तो उसको उन्नत कृषि से भी जोड़ा जाता है, पशुपालन से जोड़ा जाता है। ये छोटे मोटे जो व्यवसाय उद्यमी बनाकर उनको छोटे पैमाने पे जो व्यापार कर रहे हैं उनको बड़े पैमाने पे कैसे उनको व्यापार करवाएं। तो जो पैसे आते हैं ललिता दीदी, फिर बैंक का खाता खुला है, बैंक पे डालते हैं, निवेश करते हैं, बचाते हैं, बचत करते हैं? जी। और हम लोगों ने जैसे जितने भी SHG के दीदियां जुड़ी हैं उनको सबसे पहले तो हक एवं अधिकार से भी जोड़ते हैं ताकि उनको जो उनका हक है, उनका आधार कार्ड, बैंक पासबुक ये होना अनिवार्य है। तो वो चीज़ हम लोग उनको आजीविका से जोड़ने से पहले वो कार्य करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत खूब। तो स्मृति जी, क्योंकि NRLM तो एक आजीविका कार्यक्रम ही है, तो जैसे आपने इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म बताया जेंडर इक्वालिटी के लिए, जेंडर रिसोर्स सेंटर, और क्या ऐसे मैकेनिज्म हैं और क्या ये फिर हर एक ब्लॉक, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब बन गए हैं? जी हाँ। तो अभी तक हमारे पास 3000 जेंडर रिसोर्स सेंटर देश में खुल चुके हैं, जो कि एक वर्क इन प्रोग्रेस है जिसे हम कहते हैं। तो ये काम चलता जा रहा है। तो ब्लॉक लेवल पे, उसके ऊपर लेवल पे है, नीचे लेवल पे, जैसे आपने अभी मूवी में भी दिखाया, और हर एक लेवल पे वो उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। नहीं तो हमारी सिस्टर मिनिस्ट्रीज के पास जाते हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, WCD है जिनके वन स्टॉप फैसिलिटेशन सेंटर्स है, काउंसलिंग सेंटर्स है, और जो मेरी ललिता दीदी ने बोला, उनको उद्यमी बनाना सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत है जैसा कि हम सब जानते हैं। और आपके माध्यम से मैं हर एक दीदी को ये बताना चाहती हूँ, यदि आप स्वावलंबी हैं और आपके हाथ में पैसा है तो अन्याय और हिंसा दोनों घटने लगेगी। और दीदी के ललिता दीदी ने बताया कि उद्यम करते हैं। झारखंड
राज्य में पलाश नाम का एक बैनर, स्वयं सहायता समूह के जो उत्पाद हैं वो पलाश के नाम से बेचे जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रोडक्ट लाइन है और बहुत महिलाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो किस किस तरीके का उसमें काम रहता है? दीदी बताएंगी। वहाँ पे एडिबल प्रोडक्ट्स पैकेज होते हैं, साबुन बनते हैं, तेल बनते हैं, कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल बनता है, क्या नहीं करते हैं। और इनके उत्पाद हर साल हमारे सरस आजीविका मेला, ट्रेड फेयर, बड़े बड़े उद्योग मेलों में इनका प्रोडक्ट आता है। जी, क्या किस तरीके के काम उसमें रहते हैं दीदी, और क्या चुनौतियां आती हैं आपके सामने? जैसे कि उसमें काम में हम लोग अगर दीदियों को जोड़ते हैं प्लास्मार्ट से, वो उसमें हो जाएगा ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल होता है, उनसे दीदी तेल निकाल रही है। फिर जैसे हमारे यहाँ जो जंगली उत्पाद होता है, जो हरा बहरा, ये सब हम लोग को जंगल से मिलता है, तो उन सभी का भी पैकेजिंग करके हम लोग जो सरस मेला होता है उसमें दिखाते हैं। आपके प्रोडक्ट्स पर कोई डिस्काउंट भी मिल जाता है? डिस्काउंट तो रहता है सर। जी, पर सुधा जी, जब इस तरह की सफल कहानियां सुनते हैं तो मानसिक सेहत पे अच्छा असर पड़ता है। पर जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात हुई, अगर कोई अन्याय होता है किसी महिला के खिलाफ या हिंसा होती है, उसका मानसिक सेहत पर क्या असर देखती हैं आप जब आप मिलती हैं लोगों से? तो उनके मानसिक हालात के साथ साथ तो उनके शारीरिक स्तर पे भी प्रभाव पड़ता है, और उनके परिवारजनों और उनके बच्चे पे भी उसका असर पड़ता है। जी, मतलब माता ही नहीं, बच्चे के ऊपर भी, बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। तो ऐसे में क्या कुछ बदलाव आ रहा है पुरुषों में? जैसा आप कह रहे थे कई बार नहीं समझते, कहीं व्यवहार में हमने परिवर्तन देखा है? हाँ, अब तो व्यवहार में परिवर्तन ये देखने को मिल रहा है कि अब धीरे धीरे पुरुष लोग भी, कठिनाई तो होती है उनसे बात करने में, लेकिन वो भी लोग कहते हैं कि नहीं, अब ये जीविका की दीदी लोग हैं, जीविका में जुड़ गए हैं, इन लोग को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, इनको जानकारी है। और ये दीदियाँ, जब भी हम कुछ करने का सोचते हैं महिलाओं के साथ, दीदियों के साथ, तो ये लोग 10 दीदियाँ हैं, 12 दीदियाँ हैं समूह की, जो सब मिलकर आ जाती हैं, घर पे चढ़ जाती हैं। जी, अमित, आपने मानसिक सेहत की बात की, तो आप सोचिए जब ये लोग बाहर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और हर तरीके के लोग मिलते हैं, तो आपकी भी मानसिक सेहत पर बहुत असर पड़ता होगा। कैसे अपने आप को संजो के रखते हैं, कैसे वो ताकत बनाए रखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं दीदियों के लिए कर दूँ तो मतलब ये काम दीदियों के लिए ही कर रही हूँ, और एक तरह से कहें तो मैं खुद के लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ही खुद पहले पता नहीं था कि हमारी क्या अधिकारें हैं। तो मैं जेंडर के थ्रू मैं जानी कि मेरी ये सारी क्या क्या अधिकारें हैं, और दीदियों के लिए भी काम कर रही हूँ, और उसमें हमें मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है, लेकिन हमसे अगर वो चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही होती है, कोई समस्या आ जाती है मेरे सामने नहीं सॉल्व हो रही है, तो किसी दीदी से भी बातचीत करती हूँ, या अपने, क्या आप फिर जैसे जो आशा दीदी हैं या एएनएम दीदी, फ्रंटलाइन वर्कर, उनसे भी संपर्क, उन लोग से भी संपर्क में रहते हैं। अगर स्वास्थ्य की कोई समस्या हो तो वो लोग दीदी से बातचीत करके उस दीदी को सुविधा प्रदान करवाते हैं वहाँ से भी। जी बिल्कुल। तो अब जब 25 नवंबर 2023 आएगा तो नई चेतना 2.0 में क्या उम्मीद करें? तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हम सब ने दीदियों के साथ मिलके, जो कि देश के सभी राज्यों से आई हैं, उनके साथ मिलके नई चेतना पहल बदलाव की। अच्छा। सहेंगे नहीं, कहेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे के का एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जो कि हमारे माननीय मंत्री महोदय उसको इनॉग्रेट करेंगे, और हमने उसमें बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारे दीदियों का जो स्वयं का एक्सपीरियंस है वहाँ पे वो सुनाएंगी, व्याख्यान करेंगी, और उसी के साथ साथ हम वेबएक्स के थ्रू पूरे देश में ये संदेश पहुँचाना चाहेंगे कि महिला की वॉइस, चॉइस और एजेंसी उसकी अपनी है, और उसके लिए उसको लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये कार्यक्रम मैं निवेदन करना चाहूँगी कि देश में सभी महिलाएं इसको कल देखें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएं। पुरुष भी मैं कैसे भूल सकती हूँ, सभी लोग जाएं और उसको देखें कि वहाँ पे हमने क्या बताया, हमने क्या रिसोर्सेज एकजुट किए, और हम पूरे महीने अपनी 9 से 10 पार्टनर मिनिस्ट्रीज के साथ बहुत जबरदस्त काम का फैलाव करेंगे। अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में, वो फिर संपर्क कर सकता है? बिल्कुल, हर जगह गांव से लेकर के स्वयं सहायता समूह के पास जाए, जेंडर रिसोर्स पर्सन्स के पास जाए, WCD में जाए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की
आशा दीदियों के पास जाए, आंगनवाड़ी जाए, हम सब एक हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने जो होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच का जो आह्वान किया है, हम सब उसका जीता जागता उदाहरण है। तो हम में कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, हम एक हैं। तो कोई भी व्यक्ति कहीं किसी भी लेवल पे जुड़ना चाहता है, कोई भी दीदी जुड़ना चाहती है, उसके पास बहुत स्रोत है, बहुत साधन है और बहुत रिसोर्सेज हैं जो हमने इकट्ठे किए हुए हैं, तो सब जुड़ सकते हैं। चलिए आशा करते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट रहेगा जेंडर इक्वालिटी की दिशा में और हम सभी अपना कर्तव्य निभाएंगे, तभी जाके जो संविधान हमारे मौलिक अधिकार देता है उनकी रक्षा हो पाएगी। आज कार्यक्रम में आके बातचीत करने के लिए सुधा दीदी, ललिता दीदी, आपका, स्मृति जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।